Start. Hello and very good evening to all the students out there. I hope कि आप सब fit and fine हो. Well, last session काफ़ी टाइम हो गया रिकॉर्ड किए हुए, so उसके बाद आज जो हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो CBSE क्लास 10th का टॉपिक है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, इससे पहले जो हमने सेशन रिकॉर्ड किया था उसमें हमने ICSE का एक सेशन रिकॉर्ड किया था, ठीक है, जिसमें कि क्रोमोसोम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मीनिंग, कौन कौन से ग्लैंड्स इसमें परफॉर्म करते हैं, ह्यूमंस का हो आइदर प्लांट्स का हो. तो हम आज के सेशन में ये सेशन जो होगा इसमें हम सब कुछ इसमें इंक्लूड करके कंप्लीट करेंगे. ओके, सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. क्या मतलब होता है इसका, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या मतलब होता है इसका? वेल, कंट्रोल का मतलब होता है टू डायरेक्ट और टू इन्फ्लुएंस समबडी और समबडीज बिहेवियर. ठीक है, जब हम अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को चलाते हैं या किसी भी चीज़ का चयन करते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से, उसको कंट्रोल कहते हैं. ठीक है, कि हम अपने हिसाब से ये चीज़ें करेंगे या कोई इंसान को हम अपने कंट्रोल में चलाएंगे या किसी पर्टिकुलर थिंग को हम अपने कंट्रोल के बिहाफ पे चलाएंगे. ओके, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब कोई दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ कंबाइंडली वर्क करती हैं. ठीक है, एक साथ बिना किसी झिझक के या बिना किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के, जब दोनों ही या दो से ज्यादा चीजें साइमल्टेनियसली वर्क करती रहती हैं. जैसे हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, लंग्स हो, किडनीज हो, ये सब अपने फंक्शंस कर रही हैं एक साथ बिना किसी रुकावट के और ना ही किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के. ठीक है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं. अच्छा, अब ह्यूमंस की अगर हम बात करें या एनिमल्स की बात करें तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता कौन है? ठीक है, ये रेगुलेट और इनिशिएट होता है हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू. ठीक है, किसके थ्रू होता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू. ओके, अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? पहली बात तो नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एंड सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, जिसको हम लोग CNS और PNS भी कहते हैं. CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम and the second is PNS, which is peripheral nervous system. ओके, अब ये जो नर्वस सिस्टम है, ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, दो पार्ट्स होते हैं इसके. एक आता है और नर्वस सिस्टम में आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, एक PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है. ठीक है, इन सबको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जैसे न्यूरॉन्स हैं और नर्व्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं, इनको पहले डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट CNS एंड PNS. ठीक है, सो अब जो कि नर्व्स हैं वो कितने टाइप की नर्व्स होती हैं या न्यूरॉन्स कितने टाइप की होती हैं? ठीक है, सबसे पहले तो न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे. न्यूरॉन होती क्या है? सो न्यूरॉन इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, जैसे सेल होता है, सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे ही सेम जो न्यूरॉन होती है उसको हम लोग नर्वस सिस्टम की एक स्मॉल यूनिट मानते हैं. ठीक है, ये न्यूरॉन है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मिड पोर्शन जो होता है इज नोन एज सेल बॉडी. ठीक है, इस सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सेल बॉडी को हम लोग साइटन भी कहते हैं. इसके अलावा यहाँ पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं. उनसे भी कुछ बहुत ज्यादा छोटे छोटे हेयर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग डेंड्रॉन्स कहते हैं. ठीक है, ओके, इसके बाद दिस होल बॉडी इज नोन एज एक्सन. ठीक है, इससे कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इसमें आप ये बीच में कुछ सेगमेंट्स देखते हो. ठीक है, इनको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं. इसके बाद जो इसमें ये पॉइंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम लोग सेक्वान सेल्स कहते हैं. इसके बाद आती है ये नर्व एंडिंग.
ठीक है, इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हमने न्यूरॉन्स तो डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया क्या होता है क्या नहीं होता। अब एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से कनेक्टेड कैसे होती है, ठीक है, हाउ डज वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है, कैसे होता है, ये होता है साइनैप्स के थ्रू, ठीक है। Synapse is a chemical which is present between the neurons, ठीक है। एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, साइनैप्स एक केमिकल पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन्स कभी भी एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड या डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, मींस केमिकल्स ही होते हैं। ये केमिकल्स, ये जो साइनैप्स है, इनका जो केमिकल नेम होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन इन साइनैप्स में जो प्रेजेंटेड केमिकल्स होते हैं इनका नाम होता है, प्लस इनको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। ओके, सो ये है साइनैप्स। साइनैप्स इज अ पॉइंट और अ जंक्शन जो कि दो न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करता है। अच्छा, हमने न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या पार्ट्स होते हैं उसके। ओके, अब न्यूरॉन्स कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में 3 टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं बेसिकली। सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं एंड इंटर न्यूरॉन्स होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। अब ओके, सेंसरी न्यूरॉन से स्टार्ट करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड या हमारे ब्रेन तक जाती हैं, ठीक है। दीज न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड फ्रॉम आवर सेंसरी ऑर्गन्स टू आवर ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन्स वो होती हैं जो हमारे मसल्स या ग्लैंड से हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। मोस्ट ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक ही जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो इंटर न्यूरॉन्स होती है, इंटर न्यूरॉन्स एक कनेक्शन सेट करती हैं, कनेक्टिव न्यूरॉन्स होती हैं बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स जो होती हैं ये भी हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने न्यूरॉन पढ़ लिया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, न्यूरॉन के टाइप्स पढ़ लिए, कितने टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स जनरली क्या होते हैं, रिसेप्टर्स मतलब कि ऐसे सेगमेंट्स जो कि कुछ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को सेंस कर रहे हैं, किसी सेंसरी इंपल्सिव चीज को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। 5 टाइप्स के हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जब भी हम कोई चीज देखते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, तो हमारे माइंड में हम क्लिक कर जाते हैं कि हाँ ये फलानी चीज ये, ठीक है। जब भी बच्चे घर में होते हैं जिनके पास फोन नहीं होता है, कोइंसिडेंटली जब भी वो अपने पापा मम्मी का फोन देख लेते हैं, ठीक है, उनके माइंड में क्या चीज आती है कि ओ ये तो फोन रखा हुआ है, अब मम्मी पापा है नहीं तो मैं उनका फोन यूज कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। तो ये वो चीज होती है कि हम किसी चीज को देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज ये है। इसके बाद आता है हमारा फोनो रिसेप्टर्स। फोनो
फोनो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं और हमें कोई चीज सुन के अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे जब भी हम घर पे होते हैं हम लोगों को हमारे पेरेंट्स आवाज देते हैं कि मतलब आप फलाने इंसान यहाँ आओ, यहाँ पे आके ये चीज करो, तो वो कैसे हम सुनते हैं? बाय आवर ईयर्स। ईयर्स में क्या प्रेजेंट है? हमारे फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जिनके थ्रू हम आवाजों को सुनते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें एक तरह से सूंघने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, सूंघते हैं, जैसे मान लो जब भी हम बैठे होते हैं क्लास में, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा के आया होता है और बिना नहाए चला आता है। ठीक है, मेजरली वही लोग परफ्यूम ज्यादा लगाते हैं जो नहा के नहीं आए होते हैं। ठीक है, स्कूल वगैरह में मैंने तो यही चीज नोटिस की है, मेरी क्लास में तो यही होता है। उसमें क्या होता है कि जब भी वो एंटर करते हैं तो उनके परफ्यूम या उनके डिओड्रेंट की स्मेल क्या होती है, वो पूरे रूम में फैल जाती है और हम ये चीज स्मेल करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ ये फलाना इंसान परफ्यूम या डिओ लगा के आया हुआ है। ठीक है, तो वो होता है हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की वजह से, जो कि हमारे नोज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर्स जैसे मान लो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत गर्मी होती है, जब बहुत गर्मी होती है तो हम उस चीज को सेंस कर लेते हैं कि हाँ यार बहुत गर्म लग रहा है, अब हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे, और लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम कपड़े पहने और कॉटन के क्लोथ्स पहने। ठीक है, सेकेंड थिंग ये होती है कि थर्मो रिसेप्टर्स हमको हीट मतलब सेंस करने के लिए भी हेल्प करती है। जब भी हम कोई गर्म ऑब्जेक्ट को हीट मतलब हॉट ऑब्जेक्ट को जब भी टच करते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन हम क्या करते हैं कि अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन उसको हम कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो होता है किस वजह से कि हमारी जो स्किन में प्रेजेंटेड थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो उस हॉट ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये हमारे माउथ एंड मेजरली हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि चीजों को टेस्ट करने का काम करते हैं। जैसे जब भी कोई चीज हम अपने मुंह में रखते हैं तो हम चीजों को समझ जाते हैं कि हाँ हम मीठी चीज खा रहे हैं या तीखी चीज खा रहे हैं। ठीक है, तो ये है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो ये 5 टाइप के रिसेप्टर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, हर सेंसरी ऑर्गन्स के बेसिस पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने रिसेप्टर्स डिस्कस कर लिया है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स डिस्कस कर ली हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सीएनएस की तरफ, मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ओके, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन, सेकंड आता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड, ओके। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विसरल ऑर्गन इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। विसरल ऑर्गन्स का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट और इंपॉर्टेंट ऑर्गन कह लो। सॉफ्ट बेसिकली उसका मीनिंग होता है विसरल का। ठीक है, सॉफ्ट ऑर्गन जैसे कि हमारे बॉडी में हार्ट प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है, वैसे ही ब्रेन भी हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विसरल ऑर्गन माना जाता है। ठीक है, अगर ब्रेन नहीं होगा या ब्रेन में कोई भी इंजरी हो जाती है तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। किसी किसी की याददाश्त चली जाती है, किसी कोई कोमा में चला जाता है, कोई मेमोरी लॉस कर जाता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब ब्रेन की वजह से होता है। अच्छा, एडल्ट ब्रेन जो होता है उसका वेट लगभग 1.2 kg से 1.5 kg तक होता है, यानी कि
1200 ग्राम से 1500 ग्राम के बीच में एक अडल्ट ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसका वेट होता है। ठीक है, अब ब्रेन हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे ज्यादा पार्ट या सबसे ज्यादा एरिया जो है ब्रेन का वो फोर ब्रेन कवर करता है। ठीक है, फोर ब्रेन जो होता है हमारे ये आगे साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो मिड ब्रेन होता है ये हमारे मिड पोर्शन में, ब्रेन के मिड पोर्शन में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ जो हाइंड ब्रेन होता है वो हमारे ब्रेन के पीछे साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें आता है पहले हमारा सेरिब्रम, सेकंड आता है इसमें हाइपोथैलेमस एंड थर्ड इज थैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम क्या करता है कि हमारी बॉडी में जितने भी वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कि हमको किस तरह से चलना है, हमें दौड़ना है, भागना है, ठीक है, खाना है, पीना है, तो ये जितने भी वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल्स वॉलंटरी फंक्शन। इसके बाद जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है हमारा कि हमारी जो हंगर है, जो हमारी नींद होती है, नींद नहीं, हमारी जो हंगर होती है, जो हमारी प्यास थर्स्ट होती है, या जो सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। ओके, नाउ इसके बाद जो थैलेमस है, थैलेमस का ज्यादा कोई फंक्शन नहीं होता है, बट थैलेमस क्या करता है कि जो भी ये फंक्शंस हो रहे हैं इन सबको कोऑर्डिनेट करता है, साथ ही साथ इन सबको रेगुलेट करने में हेल्प करता है ना। इसके बाद मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते हैं, ना ही मिड ब्रेन का कोई पार्ट है जिसको हम लोग अभी इस क्लास में स्टडी कर रहे हैं। इसके जो भी फंक्शंस होते हैं वो फर्दर वी विल डिस्कस इन 11th and 12th। ठीक है, अब जो है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्या आता है हमारा सेरिबेलम and medulla oblongata and bones। ओके, ठीक है, जो हमारा सेरिबेलम है, सेरिबेलम हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है कि हम किस तरह से खड़े हैं, सीधे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। जब भी हम बैठते हैं, किसी किसी की आदत होती है बेंड होके बैठने की, किसी किसी की आदत होती है सीधे बैठने की। ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, इट मेंटेन्स बॉडी पोस्चर। किसी किसी का बॉडी पोस्चर आपने देखा होगा, कोई कोई जैसे टेढ़ा बैठता है, कोई कोई क्लास में ऐसे पीछे करके बैठता है, कोई कोई कैसे बैठता है, तो उसका मतलब है कि उनका सेरिबेलम जो है थोड़ा सा हिला हुआ है। ठीक है, तो उनको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। तो मेडुला एब्लोंगेटा क्या करता है? मेडुला एब्लोंगेटा हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होती है, सर्कुलेशन होता है, डाइजेशन होता है, इन सबको कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। ठीक है, controls and regulate involuntary functions।
ओके ना, इसके अलावा जो हमारा पोन्स है, हमारा जो पोन क्या करता है, हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन रखता है, ठीक है। किसी किसी की आदत होती है सुबह जैसे सो के उठे, वो भी 10-11 बजे, फिर उन्होंने हाथ मुंह धुला, ब्रश किया और खाना खाए, फिर सो गए, ठीक है। फिर वो शाम को उठते हैं, फिर फ्रेश होते हैं और खाते पीते हैं, फिर सो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि उनका जो पोन्स है ना वो खराब हो चुका है, उनको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। कोई कोई होता है कि हाँ, उनके लिए 7-8 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, उसके बाद पूरा दिन एंटायर डे वो वर्क कर सकते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद भी उनकी बॉडी उतना नहीं थकती है जितना बिना कोई काम किए वाले की थक जाती है, ठीक है। इट मेंटेन्स स्लीप साइकिल, ठीक है। सो ये हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, जिनके कुछ सब पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स, ठीक है। मेन जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग सेरिब्रम को पढ़ते हैं, सेरिबेलम को पढ़ते हैं और मेडुला ऑब्लोंगेटा को पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ हमने एक्स्ट्रा पार्ट्स को पढ़ा है। अब नाउ, अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ, कि जो ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा क्रेनियम प्रेजेंट होता है, मतलब कि स्कल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे ब्रेन की कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम लोग मेनिंजेस कहते हैं, और एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF कहते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्रेनियम जो कि स्कल होता है, ठीक है। इसके बाद है मेनिंजेस, ठीक है। इसके बाद आता है CSF मीन्स सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सो ये 3 चीजें हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और किसी भी इंजरी से बचाने का काम करती हैं, ठीक है। स्कल तो हमको पता है क्या होता है, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम का जो स्कल वाला पोर्शन होता है, जो हमारी हड्डी होती है, ठीक है। मेनिंजेस जो हमारे ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन्स होती हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक फ्लूइड है, काफी डेंस फ्लूइड होता है, जो कि इन लेयर्स के बीच, मेनिंजेस की लेयर्स जो होती है इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ये क्या करती हैं कि जो भी इंजरी ब्रेन को होती है किसी ना किसी रीजन से, उनसे बचाने का काम करता है। साथ ही साथ जब शॉक लगता है किसी को, जब करंट लगता है, तो उससे ब्रेन में कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है, उससे भी ये बचाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ओके, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमारी जो स्पाइन होती है वहाँ तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक और चीज़ होती है कि इसकी जो मतलब लेंथ कह लो या इसकी ब्रेथ कह लो, इसकी जो लेंथ होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई में लगभग 40 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो ब्रेथ होती है वो लगभग 2 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। ये इसकी हाइट एंड ब्रेथ है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का सबसे मेन फंक्शन ये होता है कि वो हमारा जो बॉडी पोस्चर है या बॉडी बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। जो भी नर्वस सिस्टम से रेगुलेटेड जो भी नर्व्स होती हैं वो कुछ हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, कुछ हमारे ब्रेन तक जाती हैं। वो क्या, कौन सी होती हैं, वो अभी हम PNS में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है यहाँ पे CNS। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये 2 टाइप का होता है, बट इसमें प्रेजेंटेड जो नर्व्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। इसमें जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो कि 12 पेयर्स में होती हैं। इसके अलावा स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि 31 पेयर्स में होती हैं,
ठीक है। क्रेनियल नर्व्स वो हैं जो हमारे ब्रेन से निकली हैं और हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स या सारे बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होकर हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी ऑर्गन्स तक जाती हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। अब पीएनएस कितने टाइप्स का होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले इसमें आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग एएनएस भी कहते हैं। किसी बुक्स में सीएनएस, पीएनएस, एएनएस ऐसे सब पार्ट्स, 3 सब पार्ट्स दिए होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, बट जो एएनएस है वो पीएनएस में इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेकेंड पार्ट ऑफ पीएनएस। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके 2 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और दूसरा आता है सिंपैथेटिक डिवीजन। ठीक है, ये 2 टाइप के डिविजन्स होते हैं इसमें। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का फंक्शन ये होता है कि जब भी हमारे बॉडी में या जब भी हमको रेस्ट एंड रिलैक्स वाली फीलिंग आती है, ठीक है, वो होता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की वजह से। जैसे जब एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं तब कैसा लगता है, एकदम रिलैक्स फील होता है कि बस अब तो घूमते रहना है, अब तो घूमना है, सोते रहना है, अब हम कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो वो किस वजह से होता है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की वजह से होता है। रेस्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, सिंपैथेटिक डिवीजन में क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में अलर्टनेस और एक्टिवनेस आती है। ठीक है, जैसे जब भी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, साथ ही साथ अलर्ट होते हैं बच्चे एग्जाम्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अलर्टनेस एंड एक्टिवनेस। ठीक है, सो ये 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम ये होता है कि हमारी बॉडी में जिस तरह से हमारी बॉडी में जो भी इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो जैसे हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो भी इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है, वैसे ही सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी सेम एज मेडुला ऑब्लोंगेटा भी वही फंक्शन करता है। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो मेडुला ऑब्लोंगेटा फंक्शन करता है सेम सोमैटिक भी करता है। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या फंक्शन करता है, सबसे पहली बात तो इनके 2 पार्ट्स हैं जो कि इनके ये फंक्शंस हैं। सेकेंडली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी में वो रहे वॉल्यूंटरी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। ठीक है, सो ये कुछ इनके फंक्शंस एंड कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, अब प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में प्रेजेंटेड चीज़ें क्या कर रही हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्लांट की ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स, इसमें जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं दे आर ऑक्सिन, गिबरेलिन, और होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, ये 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट सेक्रीट करता है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, रोकने का काम करते हैं। वो हैं इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड।
जिसको हम लोग ए बी कहते हैं, ठीक है। सो ये 3 हार्मोन्स जो हैं ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, रेगुलेटर्स। These 2 hormones are plant growth inhibitor. ओके, सो ये हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है प्लांट की ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे इसमें क्या आता है आपका फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। जब भी प्लांट ग्रो करता है सबसे पहले तो फोटोट्रोपिज्म को हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। ये जो 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है नास्टिक मूवमेंट। ये तो ट्रॉपिक मूवमेंट है कि किसी ना किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। एक और होता है नास्टिक मूवमेंट जिसको कहते हैं। तो नास्टिक मूवमेंट वो प्लांट्स शो करते हैं, जैसे छुई मुई का जैसे टच मी नॉट प्लांट जो होता है, जैसे आप उसको टच कर लो तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो अपने आप क्लोज हो जाती हैं, फिर आफ्टर सम टाइम इट रीओपन्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। अपने आप वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं। वो एक तरह से थिग्मोट्रोपिज्म शो करता है, ठीक है। यहाँ पे जो फोटोट्रोपिज्म है ये जैसे सनफ्लावर होता है ना, वो क्या करता है कि जो सन की रेज आती हैं या जो भी सनलाइट होती है उसके ऊपर डिपेंड होकर या उसी डायरेक्शन में वो प्लांट जो है वो ग्रो करता है, ठीक है, या उसी डायरेक्शन में वो प्लांट बेंड करता है। इसके अलावा जियोट्रोपिज्म आता है। जियोट्रोपिज्म का मतलब है कि ग्रेविटी के प्रोपोर्शन में जब प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो क्या होती हैं कि वो ग्रेविटी के बिहाफ पे ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, मींस नीचे की तरफ ग्रो करती है। लेकिन जो पूरा प्लांट होता है लाइक शूट, लीव्स एंड जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो क्या होता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अगर जो रूट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं, लेकिन जो बाकी के पार्ट्स होते हैं शूट्स वगैरह वो क्या करते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं। इसके अलावा आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि जब भी किसी प्लांट में केमिकल्स डाले जाते हैं लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, उनमें क्या होता है कि वो केमिकल्स के बिहाफ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट ग्रोथ के बारे में था कि कौन कौन से फैक्टर्स से प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू प्लांट की ग्रोथ होती है, और यहाँ पे हमने हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। सो ये हमारा प्लांट वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इसका दैट इज हार्मोन्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो उसमें 2 टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंड सेकंड होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज द डक्टलेस ग्लैंड, मींस जो भी ये सेक्रीट कर रहे हैं हार्मोन्स वो पहले तो आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होते हैं। ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने के बाद उनको जिस भी टारगेट ऑर्गन पे वर्क करना होता है वो उस पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे जाके वर्क करते हैं, ठीक है। सो ये डक्टलेस होते हैं, ठीक है। ये इंक्लूडिंग डक्ट होते हैं, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो ऑर्गन्स हैं वो सेल्फ के लिए एक तरह से और एंजाइम्स और सेक्रीट करते हैं। ये जो केमिकल सब्सटेंस सेक्रीट कर रहे हैं वो हार्मोन्स होता है, और एक्सोक्राइन जो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं दे आर नोन एज एंजाइम्स।
ये डिफरेंस है जो कि बच्चे भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे वो हमेशा हार्मोन सेक्रेट करेंगे। इसके अलावा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे वो एंजाइम सेक्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एंजाइम जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में कभी मिक्स नहीं होते। सिर्फ जो हार्मोन होंगे वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने के बाद अपने टारगेट ऑर्गन पे वर्क करेंगे, ठीक है। ये सेल्फ अपने ऑर्गन के लिए ही एंजाइम को सेक्रेट करता है, ठीक है। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस था। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। ये कुछ ग्लैंड्स हैं। इनमें होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ठीक है। ज्यादा उसका है नहीं, इसी का ज्यादा दिया हुआ है तो हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी अदर ग्लैंड्स हैं, चाहे वो पीनियल ग्लैंड हो, एड्रिनल हो, ठीक है, चाहे आपका टेस्टिस हो, ओवरीज हो, इनके जो भी फंक्शंस या हार्मोन्स रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, जो भी इनकी कैपेसिटीज होती हैं वो सब रेगुलेट होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, ठीक है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करता है, जो कि आपकी हाइट के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी किसी को आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बहुत लंबी लंबी हाइट के होते हैं। वो कैसे होते हैं कि उनका जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा सेक्रेट हो चुका होता है, हाइपर सेक्रेशन होता है। हाइपर सेक्रेशन जाइजेंटिज्म कॉज करता है और जाइजेंटिज्म और हाइपोसेक्रेशन क्या कॉज करता है? डॉर्फिज्म। जो लोग बहुत छोटे होते हैं हाइट पे, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है, मतलब उनकी हाइट एकदम बौने से होते हैं वो, ठीक है, इसलिए लोग कार्टून का मजाक भी बनाते हैं। वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए किसी का, बट ये समझ में आया। इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होता है, थ्रोट कैविटी में प्रेजेंट होता है, हमारे गले नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। अच्छा, इनसे क्या होता है कि जो हमारा आयोडीन प्रेजेंट होता है, जो आयोडीन हम लोग खाते हैं नमक के थ्रू, जो हमको आयोडीन मिलता है, ठीक है, आयोडीन क्या करता है? आयोडीन की अगर प्रेजेंस है तब जाके आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो एक लिमिटेड या एक मतलब स्ट्रीम्ड क्वांटिटी में सेक्रेट होगा। अगर इसका लोअर सेक्रेशन होता है, मींस हाइपो सेक्रेशन जब होता है, तो लोगों को गॉइटर हो जाता है। गॉइटर का मतलब है कि गले में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है और ये पूरा जो एरिया होता है वो रेड हो जाता है और आपकी जो आईज होती हैं काफ़ी ज़्यादा वो उसमें इचीनेस होती है, ठीक है। It causes hyposecretion, causes goiter. ओके, नाउ इसके बाद पीनियल ग्लैंड है, टेस्टिस एंड ओवरीज है, ठीक है। टेस्टिस में हार्मोन कौन सा सेक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट होता है, जो कि आपकी जो सेक्सुअलिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी आपके सेक्सुअल बिहेवियर है, सेक्सुअल नेचर है, एंड जो भी आपके स्पर्म कंडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो आपका टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, मीन्स टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जो ओवरीज हैं फीमेल्स में, टेस्टिस हमेशा मेल से प्रेजेंट होंगी, हमेशा याद रखना। इसके बाद जो ओवरीज होती हैं फीमेल्स में, ठीक है, वो दो हार्मोन सेक्रेट करती हैं, जिसमें कि आपका होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये क्या करता है कि फीमेल्स में जो
मीनोपॉज है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है, ठीक है। पर मंथ जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उनके मतलब कितना ब्लड फ्लो होना है, कितना क्या होना है, क्या उसके मतलब कॉजेज होते हैं या कौन कौन से जो सिम्टम्स होते हैं। कई कई लड़कियों को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है? ये आपके हार्मोनल बैलेंस या हार्मोन्स की वजह से होता है, हार्मोन्स के सेक्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, सो वी विल स्टार्ट सम अनदर टॉपिक ऑफ आईसीएसई बोर्ड। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था कि आईसीएसई बोर्ड का एक टॉपिक उठाया था, एंड दिस टाइम आई हैव चूजन वन टॉपिक ऑफ सीबीएसई बोर्ड, एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम हम आईसीएसई बोर्ड का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय, एंड प्लीज स्टे ट्यून। और इसके बाद जो भी आपको क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हो, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमको फॉलो कर सकते हैं, एंड जो भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो वो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड गुड नाइट।